जय हिंद साथियों, मैं गजपाल सिंह राजस्थान 21 की सीरीज़ के साथ में पार्ट 6 को लेकर के आपके साथ हूँ। आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म आरएल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल करते हुए उसके सारे और भी हम बहुत सारी जानकारी को इस क्लास के अंदर लेने वाले हैं। लीजिए, पहला प्रश्न बिना विलंब के आप लोगों के लिए इस स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि सेनानी के रचनाकार कौन थे। साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि एक राजस्थान की पुस्तक लिखी गई है सेनानी, उस सेनानी के रचनाकार अर्थात लेखक कौन थे। इन चारों में से सही उत्तर को ढूंढिए। बिल्कुल, और इससे पहले अपने को पता भी होना चाहिए कि सेनानी जो पुस्तक है वो किस पर लिखी गई है। दोस्तों, सेनानी पुस्तक लिखी गई है हाडी रानी के ऊपर, जो हाडी रानी के नाम से राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध हुई है। उस हाडी रानी का नाम हुआ करता था साथियों सहल कंवर। हाडी रानी सहल कंवर हाड़ौती की अर्थात बूंदी के राजा संग्राम सिंह की पुत्री हुआ करती थी। इनका विवाह हुआ था सलुम्बर के शासक के साथ में, जिनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत इनके पति का नाम था, और रतन सिंह चुंडावत जो थे वो सलुम्बर के सामंत हुआ करते थे। सलुम्बर वर्तमान जिला उदयपुर के अंतर्गत है। अगर आपने मेवाड़ के इतिहास को पढ़ा है तो आपको भली भांति ध्यान होगा। मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने हुआ करते थे, उनमें सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था सलुम्बर, जो रावचुंडा को दिया गया था। रावचुंडा राजकुमार चुंडा, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। जब रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब की सेना का सामना करने के लिए जाते हैं, तब इन्होंने अपनी पत्नी से निशानी मांगी अर्थात सेनानी मांगे थे। तब हाडी रानी सहल कंवर ने अपना शीश काट कर दे दिया था। तब मेघराज मुकुल अपनी पुस्तक सेनानी में लिखते हैं कि चुंडावत मांगी सैलानी शीश काट दे दियो शत्राणी। तो जी हाँ, सेनानी नामक पुस्तक के लेखक हैं मेघराज मुकुल। और अगर आप राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं तो 5 पीरों में से एक लोक देवता हुए हैं साथियों पाबूजी राठौड़। और जो पाबूजी राठौड़ थे उन पर भी मेघराज मुकुल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है चवरी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मेघराज मुकुल एक लेखक हैं जिन्होंने सेनानी पुस्तक भी लिखी और पाबूजी के ऊपर एक चवरी पुस्तक भी लिखी। प्रश्न संख्या 2, भरतेश्वर बाहुबली घोर पुस्तक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। किसने लिखा था, लेखक का नाम आपको बताना है। भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसके रचयिता है साथियों ब्रजसेन सूरी। यहाँ 2 प्रश्न अपने क्लियर होते हैं कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। भरतेश्वर बाहुबली घोर किसके द्वारा लिखा गया, ब्रजसेन सूरी के द्वारा। अगर यहाँ प्रश्न बदल करके इस प्रकार से हो जावे कि बताइए साहब, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन वह ग्रंथ जो समय अंकित हो, समय अंकित हो, जिस पर समय लिखा हो, तो अपने को बताना है उस ग्रंथ का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास। इस घोर की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा, भारतेश्वर बाहुबली रास। और उस भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है, शालिभद्र सूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रजसेन सूरी। प्रश्न संख्या 3, कुवलय माला ग्रंथ की रचना किस स्थान पर हुई, या कुवलय माला ग्रंथ किस स्थान पर रचा गया था। ग्रंथ है कुवलय माला। क्या आप जानते हैं कि कुवलय माला जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन हुए हैं। कुवलय माला ग्रंथ की रचना करने वाले लेखक का नाम है साथियों उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी के द्वारा ये जितने भी सूरी उपनाम लगे हैं ये सारे के सारे जैन साहित्यकार हुए हैं, है ना। बलभद्र सूरी, ब्रजसेन सूरी, शालिभद्र सूरी, रत्नेश्वर सूरी, उद्योतन सूरी, ये सारे जैन साहित्यकार हुए हैं। जैन ग्रंथ लिखे गए इनके द्वारा। उद्योतन सूरी ने एक पुस्तक लिखी कुवलय माला। इस कुवलय माला की रचना इन्होंने 8वीं सदी में यानी 8वीं शताब्दी में की थी। कौन से स्थान पर की गई है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जालोर में की गई। और भी आपसे पूछ ले कि बताइए जालोर के कौन से स्थान पर की गई थी, तो जालोर के साथियों भीनमाल स्थान पर इसकी रचना की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा जालोर भीलमाल। प्रश्न संख्या अगला आप लोगों के लिए है कि निम्न में से असुमेलित है। इसमें से आपको असुमेलित युग्म को पहचानना है
मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत मारवाड़ के एक विद्वान मोहनोत नैणसी के द्वारा रचित एक रचना है। मोहनोत नैणसी मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिशन के द्वारा की गई है। सूर्यमल मिशन जो थे साथियों, यह बूंदी के कवि थे, बूंदी के लेखक थे सूर्यमल मिशन। तो सूर्यमल मिशन के द्वारा वंश भास्कर। कानड़ देव प्रबंध, जालोर के शासक कानड़ देव प्रबंध पर रचित कानड़ देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ के द्वारा की गई है। और पृथ्वीराज विजय की रचना चंद्रवरदाई, जी नहीं, चंद्रवरदाई गलत है। पृथ्वीराज विजय की रचना, इस जय से नाम याद रखना है आपको, जयानक। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे जयानक, उन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो असुमेलित है, बाकी तीनों सुमेलित है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है, ये देखना है आपको। राजस्थानी भाषा का, है ना, आधुनिक राजस्थानी कह सकते हैं इसको हम, या राजस्थानी। यहाँ पर एक शब्द और मिल सकता है आपको, आधुनिक राजस्थानी, है ना। इसके अतिरिक्त जितने भी हम पढ़ते हैं इतिहास के संदर्भ की पुस्तकें, वो मध्यकालीन राजस्थान के अंतर्गत आती है। आधुनिक राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास या शिवचंद भरतिया? यह प्रश्न जिसने सटीक पढ़ा है वही इसको ढंग से कर पाएगा, और यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, और आगे भी ये प्रश्न जो है वह आता रहता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक जो है वो है केसर विलास। इसकी जगह प्रश्न इस प्रकार होता कि राजस्थानी भाषा का प्रथम जो है कहानी संग्रह कौन सा है? ठीक है, कहानी संग्रह, कहानी संग्रह जो है वो है विश्रांत प्रवास। और कनक सुंदर जो है वह राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है। उपन्यास, नाटक, कहानी, और इन तीनों की रचना करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं शिवचंद भरतिया। ये राजस्थानी भाषा के प्रथम लेखक कहे जाते हैं। इन्होंने ही विश्रांत प्रवास कहानी संग्रह रचा, इन्होंने ही केसर विलास नाटक की रचना की, और शिवचंद भरतिया ने ही एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है कनक सुंदर। तो इसका सही होगा, नाटक हमसे पूछ रहा है तो नाटक के लिए हम बताएंगे केसर विलास। ओके। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? आपको बताना है राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं। मारवाड़ रा परगनारी विगत को, मुहणोत नैणसेरी ख्यात को, वेली किशन रुक्मणी को, या बाकी दास के ख्यात को कहते हैं। बहुत बढ़िया से प्रश्न सेलेक्ट किए हैं आज के इस राजस्थान 21 की सीरीज़ के अंदर। देख पाते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, राजस्थान के गजेटियर के नाम से जाना जाता है मारवाड़ रा परगनारी विगत कहे जाने वाले पुस्तक को, है ना। इस पुस्तक के लेखक जो थे वह थे साहब मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी जो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे, उन्होंने ही एक रचना और लिखी है मुहणोत नैणसेरी ख्यात। दोस्तों, मुहणोत नैणसेरी ख्यात हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी देने वाला पहला ग्रंथ है, इसलिए इसको कहते हैं मुहणोत नैणसेरी ख्यात को कहते हैं राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ बोलते हैं। गजेटियर कहते हैं परगनारी विगत को, क्योंकि इसमें मारवाड़ की जनगणना का वर्णन किया, और जनगणना का वर्णन देने वाली यह पहली पुस्तक है, इसलिए राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ रा परगनारी विगत को कहते हैं। इसका सही उत्तर यही होगा। वेली किशन रुक्मणी, इसकी रचना की गई थी बीकानेर के लेखक, बीकानेर के एक व्यक्ति, एक लेखक जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राजा राव कल्याणमल के छोटे पुत्र थे, जो अकबर की सेवा में थे, अकबर के दरबार में कवि हुआ करते थे। अकबर ने इनको एक जागीर दी थी साथियों, गागरोन की जागीर। गागरोन झालावाड़ में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने एक पुस्तक लिखी डिंगल भाषा में, उसका नाम है वेली किशन रुक्मणी की। यह पुस्तक जब बादशाह अकबर को दी गई तो अकबर के दरबारी विद्वान दुर्साजी हडा ने इस पुस्तक को पढ़ करके कहा कि यह जो पुस्तक है वह पांचवा वेद और 19वां पुराण है। 5वें वेद और 19वें पुराण से तुलना करने वाले जो अकबर के दरबारी व्यक्ति थे, एक चारण विद्वान, उनका नाम था दुर्साजी आढ़ा। ठीक
ठीक। बांकीदास रे ख्यात, इसकी रचना की गई है बांकीदास के द्वारा। इसमें मारवाड़ के राठौड़ वंश का और बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन अपने को लिखने को मिलता है। बांकीदास की ख्यात बांकीदास जी द्वारा लिखी गई और बांकीदास जी जो थे वो मारवाड़ के राजा मान सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और यह ज्ञानवर्धक जानकारी आप नोट भी करते जा रहे होंगे। ओके साहब। प्रश्न संख्या 7, एक बुक लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? इंडिया की सभी लैंग्वेज पर सर्वे करके एक बुक लिखी गई, लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उस लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? क्या पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं, एलपी टेसीटोरी लिखते हैं या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिखते हैं? बिल्कुल 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 सही उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं आप सभी। जी नहीं, एलपी टेसीटोरी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने इंडिया की लैंग्वेज पर सर्वे करके लिखा था लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही साथियों वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की बोलियों का, राजस्थान की भाषाओं का वैज्ञानिक विभाजन किया था। ओके सर, बढ़ेंगे आगे। घरौंदा मुर्दों का टीला कब तक पुकारो? घरौंदा मुर्दों का टीला और कब तक पुकारो, यह उपन्यास राजस्थान के कौन से लेखक के द्वारा लिखे गए हैं? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा या रांगे राघव या मेघराज मुकुल के द्वारा? साथियों इसका सही उत्तर होगा रांगे राघव। रांगे राघव ये सभी पुस्तकें लिखते हैं। बढ़े प्रश्न संख्या 10, 9 की तरफ। केशवदास गार्डन किस शासक के दरबारी विद्वान हुआ करते थे? बहुत बढ़िया और समझा जाए तो डीप प्रश्न मान सकते हैं आप इनको। केशवदास गार्डन क्या मारवाड़ के राजा मालदेव के दरबारी थे? क्या महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे? या महाराजा गज सिंह या मोटा राजा उदय सिंह के थे? ये सभी मारवाड़ के शासक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा महाराजा गज सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे केशवदास गार्डन। अगर आपने मारवाड़ के राजा गज सिंह को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इन गज सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था दोस्तों अमर सिंह, और जो गज सिंह के द्वितीय पुत्र या छोटे पुत्र थे उनका नाम था जसवंत सिंह। अब यहाँ पर राज्य की रीति के अनुसार बड़ा पुत्र अमर सिंह शासक बनना चाहिए, लेकिन महाराजा गज सिंह के दरबार में एक बेगम हुआ करती थी जिसका नाम था अनारा बेगम। इस अनारा बेगम के कहने से महाराजा गज सिंह ने अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, बल्कि अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था महाराजा जय सिंह को। इन्हीं गज सिंह के दरबार में एक विद्वान थे केशवदास गार्डन, चारण विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने इन गज सिंह के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। इन गज सिंह के ऊपर एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है गज गुण रूपक। तो आपको याद रखना है गज गुण रूपक नामक पुस्तक के लेखक केशवदास गार्डन महाराजा गज सिंह के दरबारी विद्वान थे, और अमर सिंह पर इन्होंने लिखी है अमर काव्य वंशोत्कीर्तनम, अमर काव्यावली, इस प्रकार के पुस्तक इनके ऊपर लिखी गई हैं। ओके साहब, बड़े प्रश्न। असंगत युग्म छांटिए। आपको इन चारों में से सही उत्तर को ढूंढना है जो संगत नहीं है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है? बिल्कुल जी, डूंगरपुर में लगता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर की गई है। बेणेश्वर धाम की स्थापना जो है वो संत मावजी के द्वारा की गई। उन्होंने तो साथियों एक ग्रंथ भी लिखा था चौपड़ा, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी मिलती है। और बेणेश्वर धाम पर एक देव सोमनाथ का मंदिर बना है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, देव सोमनाथ का मंदिर बेणेश्वर धाम के अंदर है। तो ये डूंगरपुर सही है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है? बिल्कुल साहब, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। सिरोही के किस गांव में लगता है तो भी हम बता देंगे साहब। सिरोही का एक गांव है जिसका नाम है पौसालिया, यहाँ पर गौतमेश्वर का। और अगर ये पूछें कि इस गौतमेश्वर या गौतम ऋषि को अन्य किस नाम से जानते हैं, इन्हें अन्य भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं। भूरिया बाबा कहते हैं इन्हें, भूरिया बाबा। ये किस जाति या समाज के आराध्य देव हैं? तो मीणा जाति, जो गोडवाड़ के मीणाओं के विशिष्ट आराध्य देव हैं। इनका एक अन्य मंदिर आरनोद प्रतापगढ़ में भी है।
बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर, बिल्कुल सही है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर के अंदर होली के अवसर पर। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल भैरव नृत्य करता है। भैरव नृत्य का ही दूसरा नाम है मयूर नृत्य। मरु महोत्सव बाड़मेर में होता है? जी नहीं, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं होता है। तो मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर होता है मरु महोत्सव, जैसलमेर में। तो असंगत युग्म कौन सा होगा? द। तो सही उत्तर जानना ये भी ज़रूरी है। अगर मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है तो बाड़मेर में कौन सा महोत्सव होता है? दोस्तों, बाड़मेर के अंदर होता है थार महोत्सव। थार महोत्सव ये मनाया जाता है बाड़मेर के अंदर, ये बाड़मेर के अंदर होता है थार महोत्सव। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 के बाद अगले प्रश्न 11 पर, महाशिवरात्रि का मेला किस जिले में लगता है? दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि के मेले सभी 33 ही जिलों में लगते हैं। हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, क्योंकि कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर है, और शंकर तो भोलेनाथ है, महादेव तो भोलेनाथ हैं। जहाँ इन्होंने स्थान ग्रहण किया उनका नाम वैसा ही हो गया। नीम के नीचे बैठ गए तो नीमड़ेश्वर, आकड़े पर बैठ गए तो आकड़ेश्वर महादेव, पीपल के नीचे पीपलेश्वर महादेव, तो कंकर कंकर में शंकर है। महाशिवरात्रि, पहली बात तो यहाँ से ये प्रश्न हो सकता है कि महाशिवरात्रि कौन से महीने में आती है? तो साथियों, यह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष जो होता है उस कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला लगता है साहब करौली के अंदर लगता है, राजस्थान के पूर्वी जिले करौली में। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कोलायत में, कोलायत स्थान बीकानेर में है, कोलायत में कब लगता है? कौन सी पूर्णिमा के दिन लगता है? कपिल मुनि ने एक दर्शन दिया था दोस्तों। कपिल मुनि के द्वारा दिए गए दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता है ये। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कोलायत झील के किनारे पर है, बीकानेर में कोलायत झील के किनारे। वहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को। एक घटना वहाँ यह भी घटित हुई थी कि करणी माता के पुत्र लाखाजी, गोदपुत्र थे लाखाजी, लाखाजी कपिल मुनि के मेले में गए हुए थे कार्तिक पूर्णिमा को, और लाखाजी की मृत्यु उस झील में डूबने से हुई थी। कहते हैं उसके पश्चात आज दिन तक चारण वंश के लोग इस मेले में नहीं जाते हैं। तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। प्रश्न संख्या 13, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सांझी एक राजस्थान में त्यौहार मनाया जाता है, उसका संबंध किससे है? नव विवाहिताओं से है, कुंवारी कन्याओं से है, किशोर बालकों से है, या निम्न में से कोई नहीं है? सबसे पहले तो आप ये समझें कि सांझी त्योहार मनाता है, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी कौन? सांझी किसे कहते हैं? सांझी कहते हैं साथियों माता पार्वती की पूजा की जाती है। राजस्थान के अंदर एक ऐसा मंदिर भी है जिसको सांझी का मंदिर कहते हैं। आपने पढ़ रखा होगा राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर सांझी का मंदिर। क्या आप बता सकते हैं कि सांझी का मंदिर कहाँ है? सांझी का मंदिर है साथियों उदयपुर के अंदर है, लेकिन उसका वास्तविक नाम सांझी का मंदिर नहीं था। तो वह मंदिर मूल रूप से मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर है। इस मत्स्येंद्रनाथ के मंदिर में सांझी की पूजा होती है अधिकाधिक से, इसीलिए अब मत्स्येंद्रनाथ के मंदिर को क्या कहते हैं? सांझी का मंदिर कहते हैं। और राजस्थान का एक स्थान ऐसा है जहाँ पर केले की सांझी प्रसिद्ध हुई है। केले की सांझी यानी कि केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है, उसको केले की सांझी बोलते हैं। और जो केले के पत्तों की यानी केले की सांझी बनी उसके लिए प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान का नाथ द्वारा। यहाँ पर केले की सांझी प्रसिद्ध हुई है। सांझी की पूजा कब की जाती है? तो साथियों सांझी की पूजा की जाती है श्राद्ध पक्ष के अंदर। श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझी की पूजा की जाती है। अब प्रश्न फिर यहाँ नया बन रहा है कि श्राद्ध पक्ष कब आता है? तो श्राद्ध पक्ष होता है आश्विन माह में। आश्विन माह का जो पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष होता है, उस आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को कहा जाता है श्राद्ध पक्ष कहते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को। श्राद्ध प्रारंभ कब होते हैं? श्राद्ध भाद्रपद माह में प्रारंभ होते हैं और
भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर पूरे आश्विन का कृष्ण पक्ष, यानी कि एक दिन तो भाद्रपद की पूर्णिमा और 15 दिन आश्विन के कृष्ण पक्ष के, तो श्राद्ध टोटली कितने दिन के होते हैं? 16 दिन के होते हैं। अब इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि सांझी त्योहार किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14, जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत नरेश कौन था? मुगल बादशाह जहांगीर जब शासन करते थे उस समय जहांगीर के विश्वस्त व्यक्ति कौन था? क्या मान सिंह, भगवंत दास, जय सिंह या राय सिंह? वैसे देखा जाए तो सबसे प्रमुख स्थान अगर किसी राजपूत व्यक्ति का रहा है तो आमेर के मान सिंह का, लेकिन वह शासन जहांगीर के समय नहीं, वह अकबर के समय हुआ करता था। अकबर के पुत्र जहांगीर के समय सबसे विश्वस्त थे राय सिंह। यह राय सिंह कहाँ के शासक हुआ करते थे? बीकानेर के शासक हुआ करते थे। बीकानेर के शासक थे एक जिनका नाम था बीकानेर के राजा कल्याणमल। इन कल्याणमल ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी थी और अपने दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में भेजा था। बड़े पुत्र का नाम राय सिंह था जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, और इनके छोटे पुत्र थे जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों कवि थे और इन्होंने ही तो पुस्तक लिखी थी विले कृष्ण रुक्मणी के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने वाला पहला शासक कौन था? मेवाड़ के अंदर नौकरशाही यानी कि पहली ऐसी व्यवस्था थी कि व्यक्तियों से कार्य करवाना, उसके बदले में उनको पारिश्रमिक दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। तो मेवाड़ का ऐसा पहला व्यक्ति जिसने नौकरशाही को प्रारंभ किया, इसका सही उत्तर होगा अलहट। ठीक है, अलट होगा। अलट कब शासक बना था? 10वीं सदी में शासक बना था। अलट को ख्यातों में क्या कहते थे? अलट को ख्यातों में कहा जाता था आलू रावल। इसी आलू रावल ने एक विदेशी महिला के साथ विवाह किया था। कौन से वंश की? हूण वंश की। हूण एक मध्य एशिया की जाति हुआ करती थी और हूण वंश की एक राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी, हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह किया था अलट ने। अलट ने तो साथियों 2 राजधानी बनाई थी। एक तो राजधानी वही थी जो बप्पा रावल बना के गए थे, नागदा, वर्तमान उदयपुर में है, यह इसकी राजनीतिक राजधानी थी। और अलट ने दूसरी राजधानी बनाई थी जिसका नाम हुआ करता था आहड़। यहाँ से, ये भी उदयपुर में है, यहाँ से व्यापार करता था, तो ये आहड़ इसकी व्यापारिक राजधानी थी। नौकरशाही प्रारंभ करने वाला पहला व्यक्ति था अलट। और आपने पढ़ा है तो पता होगा, आहड़ के अंदर अलट ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण कराया था। वराह कौन से भगवान होते हैं? किसका अवतार है वराह? भगवान विष्णु का एक वराह अवतार हुआ है। उन वराह अवतार की पूजा जो है वो की जाती है इनके द्वारा। प्रश्न संख्या 16, किसके दरबार में गंधर्व बाईसी की भरमार हुआ करती थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह कौन सा शासक है जिसके दरबार में गंधर्व बाईसी थी? क्या आप जानते हैं गंधर्व बाईसी क्या थी? गंधर्व बाईसी थी साहब 22 विद्वानों का एक समूह हुआ करता था। 22 विद्वान हुआ करते थे। वो किसके दरबार के समय थे? वो थे साहब यहाँ सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ करते थे। सवाई प्रताप सिंह के पास में 22 विद्वानों की एक टीम थी, उसी को कहते थे गंधर्व बाईसी। इसका एक नाम और था, गंधर्व बाईसी को ही कहते हैं प्रताप बाईसी भी बोलते हैं। गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी, ये सवाई प्रताप सिंह के पास में। ये 22 विद्वान कौन से क्षेत्र के हुआ करते थे? ये संगीत के क्षेत्र के थे, संगीतज्ञ थे। ये 22 विद्वान संगीतज्ञ हुआ करते थे। और सवाई प्रताप सिंह ये स्वयं कविताएं लिखा करते थे। कविताएं, ये कविताएं किस नाम से लिखते थे? ये कविताएं लिखते थे साहब ब्रज निधि के नाम से। ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे, है ना। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह भी चित्रकारी करते थे और चित्रकारी करने के बाद नीचे अपना नाम नागरी दास लिखते थे। बीकानेर के शासक, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ जब रचनाएं करते थे तो नीचे सिग्नेचर करते थे, पीथल नाम से करते थे। तो ब्रज निधि के नाम से कौन कविताएं लिखते थे? सवाई प्रताप सिंह लिखा करते थे। तगड़ी आभूषण। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं मैं अपनी तरफ से उम्मीद ये कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक इनसे संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। उम्मीद करता हूँ जितने भी आप RL क्लासेस से जुड़ चुके हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये जितना भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि
उपयोगी सिद्ध होंगे। और भी कोई अगर आपके मन में इससे संबंधित सुझाव हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स में दे सकते हैं। और आपको जिन कोई ऐसे टॉपिक हो जो समझ में नहीं आते हैं या भारी लगते हैं, जो समझ में नहीं आते वो, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कमेंट में। उन पर वीडियो बना करके मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाकर आपके परीक्षा के लिए पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो बात करते हैं अगले। तगड़ी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तगड़ी आभूषण नाक में, गले में, हाथ में या कमर पर पहना जाता है? सामान्य सा सरल सा प्रश्न है। तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है। कमर के आभूषण कौन कौन से हैं? कमर 3 अक्षर का नाम है तो 3 आभूषण क नाम से ही होंगे, जैसे कंदोरा, कंदोरा, करघनी, कंदोरा, करघनी, कणकती, कंदोरा, करघनी, कणकती, है ना, ये सब है। जंजीरें, जंजीरें कमर की सबसे तगड़ी आभूषण है। कमर का सटका, झटका मत बोल दीजिएगा गलती से, कमर का झटका नहीं, कमर का सटका। तो कंदोरा, करघनी, कणकती, जंजीर, तगड़ी, सटका, ये सारे कमर के आभूषण हैं। और अपना उत्तर था तगड़ी कहाँ का आभूषण है? तो तगड़ी कमर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य किसे कहते हैं? 4 लोक नृत्यों के नाम आपको सामने दे रखे हैं। आपको बताना है कि सिरमौर नृत्य किसे कहते हैं, यानी सभी में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कौन सा है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, सभी के उत्तर आएंगे। घूमर नृत्य साहब, इसी नृत्य को तो राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। इसी नृत्य को तो नृत्यों की आत्मा कहते हैं, जो राजस्थान के सभी भूभाग पर, सभी मांगलिक अवसरों पर बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में खड़े होकर बालिका अपनी ही दूरी पर गोल घूमती है, यह नृत्य है, घूमर नृत्य है। ठीक, बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ, लेकिन उससे पहले इन प्रश्नों को जान लेते हैं कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान की एक जनजाति कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। और कालबेलिया जाति सांपों को पकड़कर नचाने का कार्य करती है, एक सपेरा जाति है। इस नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली नृत्यांगना हुई है जिसका नाम है गुलाबो। कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना हुई है गुलाबो। और यह नृत्य तो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा सम्मिलित भी किया जा चुका है। 13 ताली नृत्य, यह लोक देवता रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, जिसकी उत्पत्ति पाली जिले के पादरला गांव से हुई है। इसमें 13 मंजीरों को बजाया जाता है और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है साथियों 13 ताली नृत्य, जो महिलाएं बैठकर करती है। भवाई नृत्य ये भवाई जाति द्वारा किया जाता है, जो मेवाड़ में अर्थात उदयपुर में रहती है और यह कर्तव्य दिखाने वाले नृत्य को करती है। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न है लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ से कि वीर कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु पर कृष्णा कुंवर, जिनके साथ में सगाई हो चुकी थी, यह कृष्णदास जी की पुत्री थी, जो शिवगढ़ के सामंत थे। शिवगढ़ के कृष्णदास जी की पुत्री कृष्णा कंवर की सगाई वीरवर कल्लाजी राठौड़ के साथ हो चुकी थी। कल्लाजी राठौड़ को हम 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, शेषनाग का अवतार कहते हैं, केहर धनी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी लोक देवता कहते हैं, कमधज लोक देवता कहते हैं। यह चित्तौड़ के 3रे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने ही तो अपने चाचा जयमल मेड़तिया को कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था। इन कृष्णा कुंवर उनके साथ में, सबके साथ में सती हो गई थी। वह स्थान कौन सा है? इन चारों में से उस सही स्थान को ढूंढना है। और दोस्तों चारों ही स्थान का संबंध कल्लाजी से है, तो इसका सही उत्तर होगा रुंडेला। चित्तौड़ जिले का गांव है रुंडेला, वहाँ पर यह सती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी है? इन चारों लोक देवियों में से सही उत्तर को ढूंढना है। अलवर क्षेत्र में जिनकी मान्यता सबसे अधिक है दोस्तों, नकटी माता का मंदिर तो बना हुआ है जय भवानीपुरा में, जय भवानीपुरा। और ये जय भवानीपुरा जो है वो जयपुर के अंदर है। जयपुर के जय भवानीपुरा में नकटी माता का मंदिर है। छींच माता का मंदिर तो छींच गांव के अंदर ही से बना हुआ है। छींच गांव जो है यह राजस्थान के दक्षिणतम जिले बांसवाड़ा का गांव है। और एक बात और याद रखिएगा, छींच गांव जो है वो ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी का मंदिर एक है पुष्कर में, दूसरा आशोतरा बाड़मेर में, और एक ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ भी। हालांकि और भी मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान सरकार अभी इन 3 को ही मान्यता दे रखी है। ठीक
ठीक है। जिलानी माता का मंदिर, यह मंदिर बना हुआ है साथियों बहरोड के अंदर, और बहरोड का जिला है अलवर, और यही अपने प्रश्न का सही उत्तर भी है। बहरोड अलवर, अलवर की लोक देवी है जिलानी माता। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने गायों पर आक्रमण किया था तो जाट जाति में जन्मी इस जिलानी माता ने वहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध किया था, उनके साथ युद्ध किया था और गायों की रक्षा की थी। जिलानी माता को पूजा जाता है बहरोड अलवर के अंदर। आज की सीरीज का सबसे अंतिम प्रश्न 21वां प्रश्न, 960 ईस्वी में 960 ईस्वी में चौहानों की, चौहान वंश की नाडोल शाखा का संस्थापक कौन था? चौहान वंश के साथियों कई सारे स्थान रह चुके हैं। सपादलक्ष्य में चौहान वंश ने शासन किया है, अजमेर में चौहान वंश ने शासन किया है, नाडोल चौहान वंशों की स्थली रही है, जालोर चौहान वंशों की स्थली रही है, सिरोही चौहान वंशों की स्थिति रही है, और हाड़ौती जिसमें कोटा बूंदी बारा वहाँ भी चौहान वंश के व्यक्तियों ने शासन किया है। यहाँ तक कि सवाई माधोपुर का रणथंभौर जहाँ पर हमीर देव चौहान, वो भी चौहान वंशियों की स्थिति रही है। उसमें एक स्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि नाडोल में जो चौहान वंश के व्यक्ति थे, यहाँ स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? क्या वासुदेव जी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना तो की थी, लेकिन कौन से स्थान पर? सपादलक्ष्य नामक स्थान पर। सपादलक्ष्य को हम और क्या नाम से जान सकते हैं? सांबर के नाम से। कीर्तिपाल चौहान, जी हाँ, इस व्यक्ति ने भी स्थापना की थी चौहान वंश की, लेकिन इस व्यक्ति ने जालोर नामक स्थान पर स्थापना की थी, जालोर में। वासुदेव चौहान स्थापना करता है 551 ईस्वी में। कीर्तिपाल चौहान जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है 1181 ईस्वी में। लक्ष्मण चौहान, जिसको लाखन सी भी बोलते हैं, इन्होंने नाडोल नामक स्थान पर चौहानों की स्थापना की थी शाखा के। नाडोल वर्तमान पाली के अंदर है और यह स्थापना की गई है 960 ईस्वी के अंदर। बिसल देव चौहान, बिसल देव चौहान ने किसी चौहान वंश की स्थापना नहीं की, लेकिन इन बिसल देव चौहान को कहते हैं साथियों विग्रहराज चतुर्थ। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ ने, बिसल देव ने एक टोंक जिले में एक स्थान बसाया जिसको बोलते हैं बिसलपुर। वहाँ एक बांध भी बनाया, बिसलपुर बांध, जो वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ, जब इनकी राजधानी हुआ करती थी अजमेर, अजमेर से इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। वहाँ दिल्ली के तंवर वंश के शासक तोमर को हराया था और दिल्ली पर भी अधिकार किया। अर्थात चौहानों के राज्य को अजमेर से दिल्ली तक पहुँचाने वाले थे विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव। इसीलिए विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। आज मैं आपके साथ इन 21 प्रश्नों को लेकर था। अगली सीरीज में फिर 21 प्रश्नों को लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आरएल के साथ में।